बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी के लेक्चर के साथ मैं साइमा अनवर आपसे मुखातिब हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं, अपने घरों में हैं, महफूज हैं। लेक्चर हमारा आज का द मिज़ल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट, कल वाले को ही हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने बात अधूरी छोड़ दी थी क्योंकि थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो जानी थी तो वीडियो उससे बड़ी हो जाती है। तो आज हमने कल जहां पे बात छोड़ी थी उसी को लेके हम आगे चलेंगे। आप यहां तक 133 पेज पे जो डिस्कशन है ये हम कर चुके हैं कि किस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए हमने डीएनए को सेपरेट कर लिया इसके वेट के हिसाब से। अब इससे आगे आज हम पेज नंबर 134 के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है, जो इसको मजीद अच्छे तरीके से इलेबोरेट किया गया है, इसको हम यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो हम बात ये कर रहे थे कि यहाँ पर हमने डीएनए को पहले N15 मीडियम में ग्रो कराया, जैसा कि फिगर 20.15 आपके सामने, इसको देखते जाएं। तो N15 में जो डीएनए है, आप इसको अगर फौरन से यहाँ पे कलेक्ट करेंगे तो ये सारे का सारा भारी होगा। उसकी रीजन आपको पता है, क्योंकि हमने इसको हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N15 के अंदर ग्रो कराया है। नंबर 1 पॉइंट पे देखिए यही लिखा हुआ है, बैक्टीरिया वर ग्रोन इन अ मीडियम कंटेनिंग अ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आप इसका सैंपल लेंगे, लेकिन ये सारा डीएनए ये डेंस होगा यानी भारी होगा। उसके बाद बैक्टीरिया 20 मिनट्स एक जनरेशन टाइम में लगाता है। आपने यहाँ से N15 वाले मीडियम से बैक्टीरिया को लेना है और आपने इसको शिफ्ट कर देना है इन N15 मीडियम। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ऊपर एक टेस्ट ये पेट्री डिश दिखाई गई है, फिर इसके नीचे 3 पेट्री डिशेस दिखाई गई हैं। तो नंबर 2 वाले में देखिए यहाँ पर हमने N15 से लेके फौरन से इस पेट्री डिश में N14 जो नॉर्मल नाइट्रोजन है उसमें इसको शिफ्ट किया है। अब हमने इसको अलाउ करना है कि ये अपना जनरेशन टाइम जो है वो कंप्लीट करे। तो आपने इस स्टेज पर भी सैंपल ले लिया, उसके बाद आपने इसको अलाउ किया कि ये अपने 20 मिनट्स कंप्लीट कर ले, और उसके बाद सैंपल एट 20 मिनट्स जो नंबर 3 जहां पे लिखा हुआ है, इस स्टेज पर भी आपने इसमें से सैंपल लेना है और उसके बाद आपने दोबारा इसको अलाउ करना है कि 20 मिनट्स ये और लगा ले। तो आप 40 मिनट्स पे यानी एक और सैंपल लेंगे जहां पे नंबर 4 लिखा हुआ है, सैंपल एट 40 मिनट। तो ये तीनों सैंपल आपने एट इंटरवल्स हम जिसको कहते हैं, वक्फों पे आपने कलेक्ट किए और आपने इन तीनों सैंपल को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर नंबर 3 स्टेप पे हमने लिखा हुआ है द वेरियस टाइम द डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल सेल वाज एक्सट्रैक्टेड। आपने बैक्टीरिया का डीएनए ले लिया, एक्सट्रैक्ट करना यानी अलग कर लिया, और उसके बाद आपने इस डीएनए को नंबर 4 पे आप देखिए द डीएनए वाज सस्पेंडेड इन अ सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन। सीजियम क्लोराइड के सोल्यूशन में आपने इस डीएनए को डाल दिया एंड देन यू विल डू सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे आप, जिसमें आप इस टेस्ट ट्यूब को बड़ी हाई स्पीड पे एक मुकर्रर टाइम के लिए घुमाएंगे, और घुमाने के बाद आपके पास जो नतीजे आएंगे आप उनको स्टडी करेंगे, जैसा कि इस डायग्राम के एंड पे दिखाया गया है। तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। वो कहता है कि डीएनए जो शुरू में आप लेंगे वो सारा भारी होगा, लेकिन जब बैक्टीरिया अपना पहला राउंड रेप्लिकेशन का यानी फर्स्ट 20 मिनट्स कंप्लीट कर लेता है इन N14 मीडियम, तो उस वक्त द डेंसिटी ऑफ डीएनए हैड डिक्रीज। तो इसकी जो भारीपन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, एक ऐसी स्टेज पे आ जाता है जो कि 14 और 15 वाले के दरमियान की वैल्यू है। अगर कल वाला लेक्चर आपने स्टडी किया है तो आप देखें कि उसमें जो फर्स्ट बैंड था वो भारी था, नीचे की तरफ था, और जो फर्स्ट 20 मिनट्स पे जो था वो कहीं दरमियान में था, और जो 40 मिनट्स पे था वहां पर आपको 2 बैंड्स डीएनए के नजर आते हैं। तो अब उसी बात को हम एक्सप्लेन करने लगे हैं। होता क्या है, होता यह है कि शुरू में 0 मिनट पे आपको सारा डीएनए भारी मिलता है, फिर उसके 20 मिनट के बाद जो डीएनए का जो वजन है वो इंटरमीडिएट यानी दरमियान का वजन होता है, 14 और 15 के कहीं दरमियान का। और जो सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद आपको क्लियर 2 तरह के डीएनए ऑब्जर्व करते हैं आप। 2 बैंड आपको, जैसा कि कल के लेक्चर में हमने देखा था, नजर आ रहे थे, जिसमें से एक बिल्कुल लाइट वेट होता है N14 वाला, और एक जो है वो इंटरमीडिएट जैसा कि इससे पिछला है वहां वो आपको नजर आता है, यानी दरमियान की वैल्यू 14 और 15 के दरमियान की। अब ऐसा क्यों हुआ है जी? आपने मिज़ल्सन और स्टाल इन दोनों ने इस रिजल्ट को इंटरप्रेट किया, यानी इसको समझा। कैसे इसको समझा और समझाया? इन्होंने कहा दरअसल होता यह है, आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन ईच डॉटर डीएनए डुप्लेक्स, पहले राउंड के बाद
यहाँ पर डॉटर डीएनए जी, पेरेंट डीएनए और उससे डॉटर डीएनए बनता है डुप्लेक्स यानी डबल धागा। तो यहाँ पर डीएनए इज अ डुप्लेक्स, ये एक दोहरा धागा है, डबल हेलिक्स है। ये हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड वो होता है जो दो चीजों से मिलके बने। तो यहाँ पर पहले राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए डुप्लेक्स आपको नजर आ रहा है वो दरअसल एक हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें से जो एक धागा है वो हैवी स्ट्रैंड है जो कि इसने अपने पेरेंट से लिया है, और एक धागा इसने नया बनाया है, ये लाइट स्ट्रैंड है। वाई इट इज अ लाइट स्ट्रैंड? क्योंकि हमने इस बैक्टीरिया को 15 वाले मीडियम से अब शिफ्ट कर दिया है 14 वाले में। तो नंबर 2 वाली फिगर में आप नंबर 2 स्टेज पे देखिए, पेरेंट डीएनए भारी वाला आएगा, लेकिन नंबर 2 पे आके वो एक एक धागा पुराना और एक एक धागा नया जो बनेगा, उसकी वजह से एक धागा नया एक पुराना, यानी हाफ ओल्ड हाफ न्यू, जिसको हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं, जो हमने पीछे 3 तरीके पढ़े, उसमें जो सबसे ज्यादा आपसे भी मैंने क्वेश्चन किया था, मेरे दिल को जो लगता है वो सेमी कंजर्वेटिव लगता है, कि किस तरह से एक धागा डीएनए का दरमियान में से 2 हिस्से हो जाता है, खुल जाता है, और जो एक धागा है वो एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है। और आपको पता है डीएनए की बेसिस कंप्लीमेंट्री हैं, अगर आपको एक धागे की सीक्वेंस का पता हो तो दूसरी आप खुद बना सकते हैं। तो यहाँ भी आपको जो ये एक्सपेरिमेंट है इसके नताइज कुछ ऐसा बता रहे हैं कि डीएनए का एक एक धागा तो पुराना था, 15 में जो आपने उसको ग्रो कर रहे थे, जब वही बैक्टीरिया का डीएनए N14 में आएगा तो एक धागा पुराना ही रहेगा और एक धागा एक टोटल न्यू डुप्लेक्स जो है वो बनेगा। इसकी वजह से डीएनए की जो डेंसिटी है वो इंटरमीडिएट हो जाती है, समवट बिटवीन N15 एंड N14। जैसा कि आप इस डायग्राम की तरफ वापस आते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आप देखिए सबसे पहला जो कंट्रोल ग्रुप दिखाया हुआ है इसमें डीएनए वजन में हल्का है, ये वो डीएनए है जो कि N14 नॉर्मल डीएनए आप जिसे कह सकते हैं। नंबर 2 पे जो डीएनए दिखाया हुआ है ये वो डीएनए है जिसको हमने N15 यानी हैवी आइसोटोप में ग्रो कराया, और इस डीएनए को आप देखिए लेबल्ड पेरेंट डीएनए, ये वो डीएनए है जो N15 लेबल है और ये भारी है, बोथ स्ट्रैंड्स आर हैवी। तो नंबर 2 पे जो टेस्ट ट्यूब यहाँ पर दिखाई गई है इसमें डीएनए देखिए ये सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी के हिसाब से नीचे आपको गहराई में बॉटम पे नजर आ रहा है, बिकॉज इट इज हैवी। नंबर 3 पे आप देखिए जो टेस्ट ट्यूब बनी हुई है, फिगर बनी है, आप इसमें देखिए जो डीएनए है ये उतना भारी नहीं है कि ये नीचे बैठ जाए, और ये इतना हल्का भी नहीं है कि नंबर 1 वाले की तरह कंट्रोल ग्रुप की तरह सबसे ऊपर नजर आए, ये तो कहीं इंटरमीडिएट है। ये इस बात को सजेस्ट कर रहा है कि डीएनए की F1 जो जनरेशन है, जो आपने 15 से 14 में जैसे ही इसको शिफ्ट किया, उसमें एक धागा तो पुराना होता है पेरेंट का, और यहाँ पर डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करता है, जो नया धागा बनाता है वो N14 वाला होता है जो कि वजन में हल्का होता है। तो अब एक भारी और एक हल्का, हाफ ओल्ड हाफ न्यू, वन स्ट्रैंड इज N15 एंड अदर स्ट्रैंड इज N14, तो ये दरमियान की किसी जगह पे देखें एडजस्ट हुआ है, ना तो ये नीचे है और ना तो बिल्कुल ऊपर है। अब इसी को जब आप लेके आगे चलेंगे नंबर 4 यानी सैंपल एट 40 मिनट्स, तो आप देखेंगे आपके पास अब यहाँ पर 2 तरह के आपको डीएनए नजर आ रहे हैं। होगा ये कि ये जो नंबर 3 वाला N14 N15 का जो डुप्लेक्स है, जो हाइब्रिड है, इनमें से जो 14 वाला है धागा है वो अपने जैसा 14 नया बनाएगा, तो वो बिल्कुल टोटली N14 दोनों धागे ही लाइट वेट होंगे, ये आपको टॉप पे नजर आता है। और एक धागा जो कि पीछे से पेरेंटल आ रहा है 15 वाला, जब वो अपने साथ एक नया धागा N14 वाला बनाता है तो इसका वजन दोबारा से वही इंटरमीडिएट, जैसा कि आपको नंबर 3 में नजर आ रहा है वैसा ही इंटरमीडिएट डेंसिटी का आपको नजर आता है। F2 जनरेशन डीएनए 1 अनलेबल मॉलिक्यूल, ये कौन सा है जी? ये बिल्कुल जो नए N14 मीडियम में आके बना है। और 1 जो है वो है जिसमें हैवी और लाइट दोनों ही हाइब्रिड मॉलिक्यूल है, दोनों ही धागे जो है वो मौजूद हैं। तो अब इस तरह के डीएनए का पाया जाना, इट क्लियरली कंफर्म्ड द प्रेडिक्शन ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव मैनर। तो वाटसन और क्रिक का मॉडल जो कहता था कि किस तरह से डीएनए जो है वो दरमियान में से अलग हो जाता है और उनमें से हर धागा एक मोल्ड के तौर पे, सांचे के तौर पे काम करता है, और कंप्लीमेंटेरिटी यानी एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ती है और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ जुड़ती है। इस बात को देखते हुए डीएनए दोबारा से जुड़ता जाता है और अपने ही जैसा एक नया धागा बना लेता है।
इसी को सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। और फर्दर मिज़ल्सन और स्टाल का जो ये तजर्बा है, ये इस बात को का एविडेंस या सबूत देता है कि वाकई डीएनए रेप्लिकेशन इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अ सेमी कंजर्वेटिव वे। तो बिल्कुल इसी चीज को ही कल के लेक्चर में या पीछे 133 पे जो फिगर है वो भी इसी चीज को देखें सपोर्ट कर रही है कि किस तरह से 0 मिनट के ऊपर आपको जो डीएनए का बैंड है वो भारी बॉटम पे नजर आ रहा है और आफ्टर 1 जनरेशन आपको जो नजर आ रहा है वो दरमियान में इंटरमीडिएट डेंसिटी पे नजर आ रहा है, विच इज द हाइब्रिड वन, यानी ये वो धागा होगा जो कि 14 और 15 का परफेक्ट उनका हाइब्रिड या उनका मिक्सचर होगा। उसके बाद जब आप तीसरी जो सैंपल जो आप लेते हैं एट 40 मिनट्स, इसमें जो आपको नजर आते हैं वो 2 बैंड इसलिए नजर आते हैं क्योंकि इनमें से एक वो है जो टोटली न्यू है और एक वो है जो कि 15 और 14 का मिक्सचर है। तो इस डायग्राम से भी ये बात साबित होती है। द की रिजल्ट ऑफ मिज़ल्सन, ये मैं फिगर 20.14 को की डिस्क्रिप्शन आपको बता रही हूँ। द की रिजल्ट ऑफ मिज़ल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट, द बैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ फिगर शो N15 DNA which is heavier and is present towards the bottom of the tube, and the middle band is hybrid DNA band of N15 and N14 and hence lies above the N15 band, and this is after first round of replication. In the second round of replication 2 bands are visible, यानी सेकेंड राउंड में आपको 2 बैंड जो हैं वो नजर आ रहे हैं और इनमें से एट द लेवल ऑफ हाइब्रिड बैंड, एक हाइब्रिड बैंड है जी पिछले वाले जैसा और एक जो है लाइटर बैंड है जो कि N14 जिसमें धागे जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इसलिए ये दोनों ही डायग्राम्स इस बात को सपोर्ट कर रही हैं और मिज़ल्सन और स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट है इट इज बेसिकली एन एविडेंस विच confirm the Watson and Crick hypothesis that DNA replication is always in semi-conservative way। तो यहाँ पर लेक्चर को ख़त्म करते हैं जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, घरों में रहें, महफूज रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहें, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। अल्लाह हाफिज़।